नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का पार्ट 2, जो पारिस्थितिकी का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 तो कर चुके हैं और प्रश्न नंबर 4 से हम लोग वहाँ पर रुके थे और प्रश्न नंबर 5 से हम लोग पार्ट 2 करेंगे, है ना। क्योंकि 1 घंटे का लगभग हो गया था उसमें, तो उतना ही किया जाए जितना कि हम लोग बचा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है, प्रश्न नंबर 5, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है ना। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है ना। ऑप्शन ए है इकोस्फीयर, ऑप्शन बी है इको बाउंड्री, ऑप्शन सी है इकोट्यूब, ऑप्शन डी है इकोटोन। ये एमपीपीसीएस प्री 2022 में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए, है ना। देखना भाई कि कितनी क्षमता से आप लोग काम कर रहे हैं, है ना। और ज़रूरी होता है ये चीज़ देखना, क्योंकि कहीं कमी होती है तो और हम लोग बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा आपस में मिलकर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का आइए देखते हैं क्या कहता है। वह क्षेत्र है ना जो दो पारिस्थितिकी की बात करता है कि जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है ना। पहला इकोस्फीयर, यही ना। नहीं, इकोस्फीयर नहीं हो सकता, दो पारिस्थितिक तंत्रों की बात करता है। इको बाउंड्री नहीं, ये बाउंड्री कर दे रहा। इकोट्यूब नहीं, इकोटोन हो सकता है ना। ऑप्शन डी इकोटोन, ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर है इकोटोन, है ना, यही ना, इकोटोन। इसका क्या है कि इकोटोन जो है दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों या समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है, इकोटोन कहलाता है। जैसे मान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र ये है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इन दोनों का जो अगर संक्रमण क्षेत्र रहेगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकोटोन बोलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और करिए कि प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, यही है ना, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए है इकोटाइप, ऑप्शन बी है इकेड, ऑप्शन सी है इकोस्फीयर, ऑप्शन डी है इकोटोन। ये यूपी पीसीएस प्री 2012 में भी प्रश्न पूछ चुका है। देखिए कितने स्टेट पीसीएस में प्रश्न बन रहे हैं लगातार। आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वही प्रश्न संबंधित है, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है क्या कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इकोटोन कहलाता है ना, इकोटोन। तो ऑप्शन डी आंसर आप लोगों का सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 प्रश्न से सर क्यों 8 प्रश्न पे आ गए, 7वां प्रश्न वही रिपीटेड है, क्या किया जाए, है ना। तो आइए देखते हैं। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी दलदल, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी धसाऊ क्षेत्र या मार्सी एरिया। ये भी देखिए यूपीपीसीएस प्री 2023 में प्रश्न बन चुका है। कितने इकोलॉजी से प्रश्न बनते चले जा रहे हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। ठीक है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैक्सिमम टीचर्स, जो कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर करिए, आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 यही है ना,
लोटिक पारिस्थितिक तंत्र। अब भैया लोटिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है, अब इसको जानना जरूरी है। जो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ताजे या मीठे जल के प्रवाह से युक्त जलीय प्रणाली को लोटिक प्रणाली कहते हैं ना। ताजे या मीठे जल के प्रवाह से युक्त जलीय प्रणाली को लोटिक प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत नदी आती है, झरने आते हैं, छोटी जलधाराएं आती हैं। ठीक है, तो अब आप लोग आंसर इसका समझ चुके होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन है तालाब, नहीं। ऑप्शन डी दलदल, नहीं, ये तो रुका हुआ है ना। जबकि प्रवाह से युक्त जलीय प्रणाली में बोला हूँ ना, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी वो जल जो बहता रहे। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है धसाऊ क्षेत्र या मार्सी एरिया, नहीं, नदी का जल जो है बहता रहता है, इसलिए ऑप्शन आप लोगों का सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है। प्रश्न नंबर 9, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है ना, यही ना कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है आप लोगों के सामने मरुस्थल, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है महासागर, ऑप्शन डी है वन। जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ABUP पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं पेन चेंज कर लूँ। देखिए लगातार P/Q बनते जा रहे हैं इस प्रश्न से, है ना, इकोलॉजी और पारिस्थितिकी से। इसी तरह हम लोग पर्यावरण का कर जाएंगे जितना भी है P/Q। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 यही है ना, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र ने पूछा है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र मरुस्थल, ये सर्वाधिक अस्थायी नहीं है। पर्वत, ये भी नहीं। वन, ये भी नहीं। महासागर, इट इज। आप लोगों का जो महासागर होता है ये सर्वाधिक पारिस्थितिक अस्थायी तंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन सी यही आंसर आप लोगों का होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र में आप लोगों का महासागर ही आता है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाता है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ना। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी महासागर। 2008 में प्रश्न पूछ चुका है, राजस्थान पीसीएस ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है। जरा बताइए सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये पिछले प्रश्न का ही उत्तर है। तो आइए देखा जाता है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है। महासागर है भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं। महासागर ही है सब सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, इसलिए आंसर आप लोगों का डी होगा। ठीक है, आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, यानी पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आप लोग के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। ऑप्शन बी कहता है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। ऑप्शन सी कहता है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन डी कहता है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। और ये प्रश्न देखिए कहाँ का पूछा है। IAS प्री में पूछा 2013 में, और UP RO के 2021 से प्रश्न बन चुका है। और क्यों नहीं आगे बन सकता है प्रश्न, किसी भी स्टेट PCS में या IAS में ही बन सकता है। तो आप लोगों के पास 20 सेकेंड का समय है, क्योंकि प्रश्न ठीक ठाक है।
तो 20 सेकेंड है, ज़रा अच्छे से सोचिए, समझिए, पढ़िए, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अच्छे से ज़रा इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग के पास 20 सेकेंड का समय है, ज़रा इसको पढ़िए और अच्छे से एकदम माइंड को दौड़ाते हुए आंसर करिए। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। घटती उत्पादकता के क्रम में पूछा है ना। कौन सा अनुक्रम सही है, और इस बात का खास ध्यान रहे कि आप लोगों को यहाँ पे सही पूछा है या गलत पूछा है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, इसका खास ध्यान रहे। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 11, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा भाई। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है ना, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, कैसे प्रश्न को पढ़ना ये भी ध्यान देते रहिए। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो देखिए, जो ये पारितंत्रों की घटती उत्पादकता है, तो इनका जो अनुक्रम होता है ना, इनका अनुक्रम, तो आइए देखते हैं। महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। नहीं 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 नहीं, पहले झील आ गया, नहीं, महासागर के पास कुछ और आना चाहिए। ए बी ऑप्शन गलत, मैंग्रोव महासागर नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि मैंग्रोव है, घास स्थल है, झील है, महासागर है, ये गलत होगा आप लोगों का आंसर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर होगा सी, क्योंकि मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर घटते हुए क्रम में पूछा है ना, तो इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 12 है आप लोग के सामने। प्रश्न नंबर 12 क्या है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है ईपी ओडम ने, ऑप्शन बी है सी रैनकियर ने, ऑप्शन सी है एफ ई क्लेमेंट्स ने, ऑप्शन डी है अर्निज नेस ने। यूपीपीसीएस प्री मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे और दे चुके होंगे। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है ना, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यही ना, ऑप्शन ए है ईपी ओडम ने, ऑप्शन सी है रैनकियर ने, ऑप्शन सी है क्लेमेंट्स, ऑप्शन बी रैनकियर, ऑप्शन सी क्लेमेंट्स ने, ऑप्शन डी अर्निज नेस ने। तो आप लोगों का उत्तर होगा अर्निज नेस, ऑप्शन डी आंसर होगा अर्निज नेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 13, मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। ऑप्शन ए है क्लेमेंट्स ने, ऑप्शन बी है सीसी पार्क ने, ऑप्शन सी है डी बी अगर ने, ऑप्शन डी है एस जे गुल्ड ने।
ये भी यूपी आर ओ 2021 में देखिए प्रश्न बन चुका है। कैसे प्रश्न बन रहा है लगातार देखिए इन सब टॉपिक से, ठीक है। और लेटेस्ट प्रश्न बनते जा रहे हैं, इतने भी नहीं है कि नहीं 1900 में बना है, ऐसा भी नहीं है। सब 2018, 19, 20 के बाद ही का प्रश्न है, बनता जा रहा है देखिए, है ना। तो इसका उत्तर करिए, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है कि मोनोक्लाइमेक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी इकोलॉजी से संबंधित है। जो दो चार ऐसे पुछल्ले शब्द होते हैं इन लोग को पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में और इनका कहीं टेस्ट सीरीज में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न में 13 प्रश्न है ना, 13 प्रश्न का कहता है कि मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम को याद कर लीजिए कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो एकल चरम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्लेमेंट्स ने किया था। इन सब का फैक्ट है, इसको रट लेना है। ऑप्शन ए सही है, एफ ई क्लेमेंट्स ने एकल चरम का प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का। ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि पारिस्थितिकी नीचे मतलब आला, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये कुछ संकल्पनाएं हैं और सिद्धांत दिया गया है जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग पीवाईक्यू में ही जान लेते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन है ग्रीनेल ने दिया था, ऑप्शन बी है डार्विन ने दिया था, ऑप्शन सी है ईपी ओडम ने दिया था, ऑप्शन डी है सीसी पार्क ने दिया था। ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, जरा इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि ये भी पीसीएस प्री 2005 में प्रश्न बन चुका है। तो अगर 2005 में प्रश्न ये बन चुका है तो क्यों ना क्यों 2026, 27, 28 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये चीज़ हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन आ जाएगा तो जानेंगे ना। लेकिन हम लोग जितना पी बाई उसका कर लिया जाए उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का क्या है कि पारिस्थितिकी नीचे यानी आला, नीचे मतलब आला होता है, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने। तो आप लोगों का ग्रीनेल साहब ने किया था। तो ऑप्शन ए होगा, ग्रीनेल साहब ने क्या किया था, पारिस्थितिकी नीचे का प्रतिपादन किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत, है ना, यही प्रश्न कहा गया है ना कि पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। देखें यहाँ पर प्रश्न घुमा दिया, ऐसे पूछता कि पारिस्थितिकी निकेत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। हम लोग को बड़ा ध्यान से ऐसे प्रश्न करने होते हैं जो कि लास्ट में पूछते हैं कि नहीं है, असत्य है, गलत है। ये सब चीज़ों को खास ध्यान देना होता है। तो इस चीज़ों का आप लोग भी खास ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है कि प्रबल प्रजातियाँ विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, ठीक। ऑप्शन सी है आप लोगों के पास, पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये भी ठीक। ऑप्शन डी, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसमें एक तो सही नहीं होगा, बाकी 3 तो सही होंगे।
तो कौन सा सही नहीं है, हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए तो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में, है ना। और ये यूपी पीएसएस प्री 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए 2024 में बना हुआ है, 26-27 दूर नहीं है। तो आप लोगों के पास 20 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूँ, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। ठीक है, आराम से ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को आप लोग देखिए और प्रश्न को हल करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को कर लिए होंगे और आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे चुके होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है। यही ना, सही नहीं पूछा है मेरे भाई, इस लोगों को आप लोग ध्यान दीजिएगा लास्ट के प्रश्न में कि सही पूछा है, गलत पूछा है, सत्य पूछा है, सत्य पूछा है, हाँ पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं। ये तो सही है, बिल्कुल घेरती हैं भाई। ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो ही जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या कहता है पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। नहीं, यही तो नहीं है। अगर संसाधन पर्याप्त हैं तो संख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी ना, एब्सोल्युटली जाहिर सी बात है। ऑप्शन डी कहता है कि यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है। हाँ बिल्कुल होता है, न्यूनतम होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि भाई जब संसाधन अधिक होंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगे तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी, तो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का सी। ठीक है, यही सही नहीं है क्योंकि आप एक कम कर दिया है ना कि पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, जबकि अधिक हो जानी चाहिए, है ना। तो आइए आंसर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर सी होगा और यूपी पीसीएस प्री 2024 में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है। देखिए, ये प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2024 में प्रश्न बना हुआ है। आप लोग भी ज़रा इसका आंसर दीजिए, यूपी बिहार वाले भी ज़रूर आंसर दीजिए इसका। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न कब घूम जाएगा पता नहीं है, यूपी पीसीएस भी प्रश्न छत्तीसगढ़ से उठा ही लेता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है। यही पूछा है ना, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, यानी इसका आंसर प्रथम होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का स्पेशल पूछ दिया है। तो अगर प्रथम, तो प्रथम ये होगा, तभी तो पूछा है प्रश्न, तभी तो उसके स्टेट में बना है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। इतना भी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के किया करिए आप लोग। ठीक है, आइए 31 प्रश्न देखते हैं कि 31 प्रश्न क्या कहता है। 31 प्रश्न आप लोग के सामने है। 19 निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में
घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में, है ना, घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो ऑप्शन ए है एकोक्लाइन, ऑप्शन बी है हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी है थर्मोक्लाइन। 10 सेकेंड का आंसर है, जरा 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जरा आप लोग इसका आंसर बताइए कि जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है कौन सा? एकोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। 10 सेकेंड का ऑप्शन समय है आप लोगों के पास, जरा इसका आंसर करिए। तब तक मैं कलम चेंज कर लेता हूँ, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए प्लीज़, है ना। बहुत मज़ेदार सेशन चल रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे तो आप लोग को बोर भी नहीं लगेगा। और देखिए एक दूसरे का कमेंट भी देखते रहिए कि कौन क्या कितना कितना आंसर कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या है। प्रश्न 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता, ये दो चीज़ को ऐसे घेरा कर लेना है, ठीक है। प्रश्न जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठ कर देते हो तो इससे क्या है कि निम्नलिखित पढ़ना हम लोग को नहीं पड़ेगा। जल निकाय यानी जल निकाय पढ़ेंगे और डायरेक्ट जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, बस इतना ही पढ़ लेंगे। तब तक ऑप्शन देखेंगे तो एक्नोक्लाइन नहीं, हेलोक्लाइन नहीं, थर्मोक्लाइन नहीं, पिक्नोक्लाइन। ये कुछ चीज़ें फैक्ट हैं जो आप लोग को रटना होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ है और ये मेंस में प्रश्न बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। तो 20वां प्रश्न कहता है क्या कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या प्रश्न को समझ पा रहे हैं? प्रश्न फिर से देखिए कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में, यानी पारितंत्र उत्पादकता के बारे में पूछा हुआ है के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग जिसको बोलते हैं, कि समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। आप लोग के पास कथन कुछ हैं, तो कथन एक कहता है कि कथन एक अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, कथन 2 कहता है पोषकों को सतह पर लाकर, कथन 3 कहता है अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं पूछा है मेरे भाइयों, कथन सही पूछा है, इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान किया करिए। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है 1 और 2, ऑप्शन बी कहता है केवल 2, ऑप्शन सी कहता है 2 और 3, ऑप्शन डी कहता है केवल 3। और IAS प्री 2011 में पूछ चुका है, तो ये प्रश्न हो ना हो यूपीपीसीएस, बिहारपीसीएस में, एमपीपीसीएस में बन जाए, ठीक है। एमपीपीसीएस 2027 में भी बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का ध्यान दीजिए और आप लोगों के पास 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जरा इस प्रश्न का अच्छे से समझ बूझ कर प्रश्न पढ़कर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कम से कम इतना तो करिए कि कमेंट बॉक्स में आंसर तक तो आप लोग पहुँचें। अगर ऑप्शन ए सही है तो बी तक तो पहुँचें, ये नहीं कि डी लगा डालें। तो भैया ऑप्शन से आप बहुत दूर हैं फिर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 20 का क्या उत्तर है। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों की समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, यही पूछा है ना। आप लोग के पास कथन है, एक कहता है कि अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, नहीं ऐसा तो नहीं है, सतह पर लाकर क्यों भाई, पोषकों को सतह पर लाकर, ये सही है, पोषकों को सतह पर लाकर ये सही है। अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर नहीं, ये नहीं। तो केवल 2 कहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों का,
ऑप्शन बी में है, तो आप लोगों का ऑप्शन बी सही होगा। केवल 2। ठीक है, तो पोषकों को सतह पर लाकर ही पारतंत्र उत्पादकता समुद्री उत्प्रवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। और एक बात जान लीजिए कि समुद्री उत्प्रवाह पूछा है ना, तो समुद्री उत्प्रवाह का मतलब आप लोग जानते हैं, समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग जिसको बोलते हैं। समुद्री उत्प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसमें तट के समानांतर प्रवाहित होने वाली पवनों या पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक मैन परिवहन से सतही जल तट से दूर हटता है तथा उसकी जगह ठंडा, अधिक सघन तथा पोषक तत्वों से समृद्ध जल ऊपर उठकर समुद्री की सतह पर आ जाता है। समुद्री उत्प्रवाह से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर उपलब्ध होते हैं, जिससे कि समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया समुद्री उत्प्रवाह का मतलब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21 कहता है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों, ठीक है, यही पूछ रहा है ना कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो कथन एक कहता है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है ना, यही पूछा है ना कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया है। ऑप्शन दो है, कथन 2 कहता है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। भैया आप लोग समझिए, देखिए क्या उत्तर होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, सही चुनना है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। ये IAS प्री 2014 में प्रश्न बन चुका है और IAS का उठा के क्यों न हो PCS पक्का बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार चलना है भाई, उन्हीं के अनुसार PCS चलते हैं, स्टेट PCS जो होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। जरा आराम से प्रश्न पढ़कर और उत्तर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन से नहीं सही है, और उत्तर में हमेशा सही पूछा है। तब तक मैं पेन चेन के लेता हूँ, आप लोग उत्तर देते रहिए समझ बूझ कर कि इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। तो आइए इस प्रश्न का देखा जाता है कि प्रश्न क्या कहता है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र, यही पूछा है ना, किस संदर्भ में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक कहता है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दिन घोषित किया गया है। नहीं, वो 1986 वाला पूछा है इसमें ना, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूछा है, मतलब 1986 में बात की गई है ना इसकी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बात की गई, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दे रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध आप लगा देंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ गतिविधियों को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे दे दिया है, तो सभी जब दे देता है तो ये चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी तो वो ऑप्शन गलत होंगे। 99% ये चांस होते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ गलत होती है ऑप्शंस में। ठीक है, तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दिया है ना, नहीं, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और कथन आर कहा गया। कथन ए कथन आर वाला पूछा है, ठीक है। तो अभी कथन ए कहता है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या कहता है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और कथन कारण आर कहता है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों का कूट क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। और ये यूपी आर ओ मेंस 2016 में प्रश्न बन चुका है। तो आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, जरा इस प्रश्न को आंसर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी कुल दिखने में लग रहा है भाई। ये प्रश्न लेंदी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप लोग करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत छोटा प्रश्न भी है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोग के सामने ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है ना। तो कथन ए कहता है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्यों नहीं निर्भर है भाई? बिल्कुल निर्भर है ना, क्योंकि मानव क्रियाओं से पर्यावरण प्रभावित होता भी है। ये तो आप जानते ही हैं। जो कारण आर पूछा गया, कहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है। ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो कथन ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी सही होगा आप लोगों का। तो ऑप्शन डी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, आइए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद इकोलॉजी खत्म हो जाएगी आप लोगों का, और इकोलॉजी खत्म हो जाएगी तो आप लोग अच्छे से चाय पीजिए और मस्त करिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो आइए देखा जाता है कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न हम लोगों को कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। भैया बाबू लोगन देख के प्रश्न पढ़िए। ऑप्शन दो है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। कथन तीन कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। अब आप लोग को बताना है, पढ़कर बताते रहिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही पूछा हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए कि सही पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। IAS प्री 2018 में प्रश्न पूछ चुका है, तो PCS में पक्का बनना तय है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और आप लोगों के पास 20 सेकेंड का समय है। जरा आराम से पढ़कर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए। इसके बाद इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे और आप लोग इसका अच्छे से पढ़कर आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कौन से कथन सही है, इसका आंसर आप लोग अच्छे से पढ़कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। अच्छा, जो सेंटेंस नया है ना, उस सेंटेंस को देखिए कि सकारात्मक पॉजिटिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इससे भी आंसर लगभग पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना। एक ऑप्शन ये भी होता है।
तो लास्ट सेशन का लास्ट प्रश्न है, जरा देखिए कि कौन कौन सही करते हैं भाई। आप लोग आंसर करते रहिए। तो आइए हम लोग भी देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। तो आवा देखा, कथन एक कहता है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं। विश्व की जो सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उष्णकटिबंधीय सागरों जलों में मिलती हैं। ठीक है। ऑप्शन 2 कहता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, यहीं पे तो ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ हैं, है ना। और कथन 3 कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ अधिक हैं। अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। ठीक है। अधिक संख्या में प्रवाल भित्तियाँ अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 3 तीनों सही है, तो इसलिए कथन डी आप लोगों का सही होगा, जिसमें 1 2 और 3 दिया है। तो इसका उत्तर डी होगा, आप लोगों का आंसर डी होगा। ठीक है। क्योंकि जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है वो सागरीय जीव मूंग, जिनको बोलते हैं ना कोरल पॉलिप, उनके अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है ना प्रवाल भित्तियों का निर्माण। और प्रवाल भित्ति सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो अक्षांश होते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, जैसे आप लोग मान लीजिए ये आप लोगों का है, ये 0 डिग्री है, ये आप लोगों का 30 डिग्री है उत्तर में, और ये आप लोगों का 30 डिग्री है दक्षिण में। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और प्रवाल भित्तियाँ 30 डिग्री तक ही पाई जाती है उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री से। ठीक है। तो इन्हीं पर ज़्यादा होंगे। और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तो जानते हैं कि विश्व की जो है 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में पाई जाती है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं, ये भी सही है। तो इकोलॉजी आप लोगों का जो PYQ था, हम लोग इतने अच्छे से हंसते खेलते कर लिए। ठीक है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे अब लोग, बाकी अन्य सेशन करते रहिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का।